एक बार एक महात्मा जी एक समुंदर के किनारे खड़े हुए आसमान में उड़ते हुए बाजों को देख रहे थे। तभी वहां पर एक आदमी आ पहुंचा। उसने महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी आसमान में क्या देख रहे हैं? महात्मा ने उत्तर दिया, मैं आसमान में उड़ते हुए बाजों को निहार रहा हूँ। व्यक्ति ने महात्मा से पूछा, महात्मा जी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बाजों को पक्षियों का राजा क्यों कहा जाता है? महात्मा ने कहा, बाज में कुछ ऐसी खास बातें होती हैं, कुछ ऐसी खासियतें होती हैं जो उसे दूसरे पक्षियों से अलग बनाती है। इस वजह से बाज को पक्षियों का राजा कहा जाता है। व्यक्ति ने पूछा, क्या आप मुझे वह खास बातें बता सकते हैं? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, अवश्य। इसके बाद महात्मा जी और वह व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठ गए। महात्मा ने कहना शुरू किया, आज मैं तुम्हें बाज के बारे में 6 ऐसी खास बातें बताने जा रहा हूँ जिससे हम इंसान काफी कुछ सीख सकते हैं। इसीलिए तुम इन बातों को बड़े ही ध्यान से सुनना। व्यक्ति ने उत्साहित होकर कहा, जरूर महात्मा जी, आप मुझे बताइए, मैं बड़े ही ध्यान से आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार हूँ। महात्मा ने बताना शुरू किया। पहला, बाज की तरह अकेला उड़ना सीखो। बाज अकेला उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेला उड़ेगा, लेकिन कभी भी चिड़िया और छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए और अकेले रहना चाहिए, क्योंकि यही वो समय है जब तुम्हें खुद को जानने का असली मौका मिलता है। महात्मा ने आगे कहा, दूसरा, बाज की तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। बाज की नजर बहुत तेज होती है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब एक बार बाज को अपना शिकार दिख जाता है तो वह उसे अपना लक्ष्य बना लेता है और फिर उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल कर कर ही दम लेता है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख हमें मिलती है कि अपना लक्ष्य निर्धारित करो और फिर उसे हासिल करो। फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, पीछे मत हटो उस बाज की तरह। महात्मा ने आगे कहा, तीसरा, बाज कभी भी मरी हुई चीजों को नहीं खाता। बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता। वह हमेशा जिंदा शिकार करता है और इससे हमें यह सीख मिलती है कि यह जो हमारा अतीत है वो मर चुका है, तो अपने उस मरे हुए विचारों पर ध्यान मत दो और अपने आने वाली ताज़ी जिंदगी में ध्यान लगाओ। अतीत की पुरानी यादें जो तुम्हें बार बार तंग करती हैं, उन्हें वहीं अतीत में रहने दो जहां उनकी जगह है और अपने अतीत को अपने वर्तमान में मत आने दो, क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा अतीत तुम्हारे आज में आ गया तो वह तुम्हें कभी भी तुम्हारे वर्तमान में, तुम्हारे आज में नहीं रहने देगा। अतीत में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों न हुआ हो, वो सब यादें और विचार मर चुके हैं और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी
मरी हुई चीजों को नहीं खाता। महात्मा ने आगे बोला, चौथा, मुसीबतों में भी मजा ढूंढो। जब आंधी तूफान आता है तो बाज बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में छुपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बहुत मजा आता है। जब तेज हवाएं चलती है तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेजी से ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि वह बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में भी मजा ढूंढो, क्योंकि हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसरों को पहचानो, और जिस दिन तुमने उन अवसरों को पहचान लिया, इसके बाद तुम्हारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होंगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होगे। महात्मा ने आगे कहा, पांचवा, अपने आराम से बाहर निकलो। बाज अपने घोंसले में कभी भी कोमल तिनकों को नहीं रखता, और जो घास नरम हो जाती है उसे हमेशा बाहर निकाल देता है, ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उसमें आरामदायक ना हो सके, क्योंकि अगर वो घोंसले में आरामदायक हो गया तो वह वहीं रहना पसंद करेगा और कभी भी उड़ने के लिए कोशिशें नहीं करेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी नहीं होने देता। लेकिन हम इंसान हैं, और इंसान होने के बावजूद कई सारे लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते कि बड़े बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमें अपने आराम को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जहाँ आराम है वहाँ विकास नहीं। महात्मा ने कहा, आखिरी और छठा, बाज कभी हार नहीं मानता। बाज की आयु लगभग 70 साल होती है। जब वह 40 साल का हो जाता है तब एक बहुत बड़ी परेशानी उसके जीवन में मौत बनकर आती है। बाज की चोंच इतनी मुरझाती है कि उसे शिकार निगलने में तकलीफ होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं और छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे शिकार को वह सही से पकड़ नहीं पाता। उस समय बाज के पास 2 रास्ते होते हैं। पहला, वह अपना शरीर त्याग दे, या फिर दूसरा, सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता, फिर से वह खुद को पुनः स्थापित करे। और बाज दूसरा रास्ता चुनता है और पहुंच जाता है अपने पास की सबसे ऊंची चोटी पर। वहां पर अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है बाज के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष। वो अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार के तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और इंतजार करता है नई चोंच के आने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतजार करता है नए पंजों के उगाने का। उसके बाद वह अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है और फिर इंतजार करता है नए पंख के उगाने का। और इस पूरी प्रक्रिया में उसे समय लगता है पूरे 5 महीने का। इन 5 महीनों की कड़ी तपस्या के बाद बाज का पुनः जन्म होता है। वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीरकर उड़ने के लिए। इससे भी हमें एक सीख यह मिलती है कि समय आने पर हमें अपनी कुछ पुरानी बुरी आदतों को छोड़ना पड़ता है। फिर चाहे हमें कितनी ही पीड़ा क्यों ना हो, लेकिन
उन पुरानी बुरी आदतों को छोड़ने के बाद ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और कुछ पा सकते हैं। आखिर में महात्मा ने व्यक्ति से कहा, इसीलिए अगर बनना है तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है और इसीलिए बाकी पक्षियों का राजा होता है। वह व्यक्ति महात्मा को धन्यवाद कर वहाँ से चला गया।